एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने किन चीज़ों पे डिस्कस किया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो जानेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को जाना, इसकी डेट को जाना, यानी 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। क्या? तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यानी कि देखिए अंग्रेज़ हमारे देश में बस गए थे और वो हम लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे थे कि उस तरीके से जिया जा रहा था जैसे कहते नहीं कि कहीं बाहर इंसान रह रहा हो और कहते नहीं पराई जगह पे रहना। तो उस तरह से हम लोग अपने ही घर में, अपने ही देश में उस तरह से रह रहे थे जिस तरह से वो रखना चाहते थे हमें, ठीक है ना। लेकिन जब अत्याचार इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसमें कुछ नेता जो थे वो उदारवादी दल के नेता थे, जैसे हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी जी, हो जाते हैं। तो इन लोगों की सोच एक थी कि हम लोग सभाएं करेंगे, चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे और जैसे कि शांति से, अहिंसा के गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा से यानी बिना लड़े झगड़े, बिना जो है कहते हैं नहीं कि मार पीट के हम अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। तो गांधी जी हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, इन लोगों की ऐसी सोच थी। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिए इन लोगों ने। अगर ऐसा ना करते तो आज हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पाते। लेकिन अंग्रेज़ इतने कट्टर थे, वो क्या समझते थे कि हमसे ये लोग कम हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई तेज़ इंसान होता है ना, वो अत्याचार कर रहा होता है और अगर आप उससे नहीं बोलेंगे तो क्या समझेगा, ये हमसे नीचा है और यानी इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसको नियम कानून नहीं पता, इसको तरीके नहीं पता है। तो उस टाइम पे यही चीज़ थी कि जब इस तरह से कार्य किया जा रहा था कि तुम भाई हमारे यहाँ आए हो, रह लियो, अब चले जाओ। लेकिन वो आए तो इसी मकसद से थे कि हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया, इसी नाम से तो जाना जाता था। क्योंकि इतनी बहुमूल्य सोना चांदी हीरे जवाहरात सब थे और इंसान आता वहीं पे है जहाँ पे कुछ होता है, खाली चीज़ को कोई नहीं पकड़ता है। तो इन लोगों का एक मकसद था कि हम यहाँ पे आएंगे और शासन करेंगे, अपना राज चलाएंगे और जो भी यहाँ की धन संपदा है सब लूट के ले जाएंगे। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आए हो तो तुम चले जाओ, नरमी से पेश आए। लेकिन कुछ लोग जब देखा कि इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ कि इनके जैसे बन जाओ। क्योंकि यही नियम होता है, यही कानून होता है। अगर इंसान प्यार से नहीं समझता है फिर आप उन्हीं के जैसे बन जाओ, फिर आपको क्या होगा, आपका जो हक है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाती है। हम लोग देखिए यही चीज़ आज पढ़ने वाले हैं कि उग्र क्रांतिकारी नेता कौन हुए। तो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो जाते हैं, लाला लाजपत राय जी हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका भी मकसद यही था देश को आज़ाद कराना। और जो गांधी जी हो जाते हैं और देखिए जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जी हो जाते हैं, इनका भी यही मकसद था देश को आज़ाद कराना। देखिए मकसद दोनों का, यानी जो दोनों दल थे, दोनों दल का मकसद एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अनपढ़ था, ऐसा नहीं, सब बहुत ही हाई क्वालिटी के, मतलब कहते नहीं कि हाई एजुकेशन लिए हुए लोग थे जिन्होंने उग्र नीति अपनाई। यानी उग्र क्रांतिकारी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मतलब हिंसा का मार्ग अपनाया तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा नहीं। लेकिन जब देखा हमारे पे इतना अत्याचार हो रहा है, हम लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, हम लोगों से बंधुआ मजदूर के जैसा कार्य कराया जा रहा है। यहाँ तक ये तक होता था कि अगर जैसे किसी की संतान नहीं है, अब भाई नहीं है संतान तो हमारा जिसको मन करेगा हम उसको रखेंगे, हम उसको अपनी प्रॉपर्टी देंगे, उसको अपना राजकाज देंगे। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे कि तुमने इसको गोद तो ले लिया है लेकिन तुम इसको अपनी प्रॉपर्टी या अपना राजकाज नहीं दे सकते हो।
वो हम उनके तरीके से चले। ऐसे अब इन लोगों ने क्या क्या हिंदू मुस्लिम में फूट डलाई। कहते हैं कि घर में कोई आ जाए फिर उसके बाद वो फूट डलाएगा, जब फूट डलाएगा तभी वो शासन कर पाएगा। तो उन लोगों की यही सब नीतियां थी, जिससे क्या हुआ, भारतवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर इन लोगों ने क्या किया, उग्र क्रांतिकारी नेता दल बनाया, एक दल बनाया जिसमें जैसे अभी बताया हमने कि सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो जाते हैं, लाला लाजपत राय जी हो जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, उसी तरीके से कार्य किया, जैसे अंग्रेज थे उनके सामने वैसे ही वो पेश आए। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, क्योंकि देखिए कल कुछ नेता रह गए थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। हम लोगों ने देखिए यहाँ तक डिस्कस किया था महात्मा गांधी जी, इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली थी। आज गोपाल कृष्ण गोखले जी को पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर दादा भाई नौरोजी जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद प्रमुख उग्र क्रांतिकारी नेताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद नराडे के शिष्य, किसके शिष्य थे, तो महादेव गोविंद नराडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है, तो ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और देखिए वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। ये क्या थे, तो नरमपंथी। इस तरह के देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो अगर नरमपंथी पूछ रहे हैं तो उसमें 3 गरमपंथी दे दिए जाएंगे, यानी गरमपंथी दल के नेता के नाम दे दिए जाएंगे और एक गरम दल। ठीक है ना। तो उसमें आपको छांटना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब देखिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्ण रूप से सहमत होकर उन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि महात्मा गांधी जी किन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, या महात्मा जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताएं, तो क्या हो जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं। अब देखिए दादा भाई नौरोजी जी के बारे में जान लेते हैं। ये भी कौन थे, तो ये भी नरम दल के नेता थे। ठीक है ना। तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत के वृद्ध पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। 1853 ईस्वी में इन्होंने भारतीय को राजनीतिक दास्तां और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोक मत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि दादा भाई नौरोजी जी को क्या कहा जाता है, तो वृद्ध पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो जाता है। ठीक है ना। और देखिए इनकी पुस्तक तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैं ये आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि इसमें जो सन होते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने रहते हैं। जो इस तरह के, जैसे मान लीजिए कि पुस्तक का नाम हो जाता है या किसको क्या उपाधि मिली, इस तरह से आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद करनी रहेगी। जैसे मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 हो जाता है। और कानून तोड़ने की नीति तो 1930 हो जाता है। जब दांडी यात्रा हुई थी तो क्या हुआ था, कानून तोड़ा गया, नमक बनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को यूज करने के लिए कहा गया। यही तो हुआ था ना इसमें। और भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942। तो ये आपके लिए जो डेट्स हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं प्रमुख उग्र क्रांतिकारी नेता। उग्र क्रांतिकारी नेता यानी कि अभी हम जिनके बारे में पढ़ रहे थे, इन लोगों ने किस तरह से देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सहयोग दिया, तो नरमी से, यानी कि सभाएं की, है ना, और अहिंसा का मार्ग अपना के
किसी से झगड़ो नहीं, लड़ाई ना लड़ो, नरमी से पेश आओ। हम उनको मना लेंगे, उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे हमारा देश आज़ाद कर दो। लेकिन वही वाली बात हो जाती है, एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जब लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, है ना। और ये भी एक कहावत होती है कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, है ना। इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाती है कि जब उग्र क्रांतिकारी नेताओं ने किस तरह से कार्य किया, फिर इन लोगों ने समझ लिया कि अब हमारा देश इस तरह से आज़ाद नहीं होगा, ये गोरे जो हैं ये हमारे देश से नहीं जाएंगे, ये जब ही जाएंगे जब हम इन पर टूट पड़ेंगे, है ना। इनके जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, अब भाई आप हमारे घर आए तो मतलब हमारे ही घर में हो और हमारे से ही ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो अगर हमने आपके साथ, क्योंकि पहल तो हम लोगों ने नहीं की ना, हम इनके यहाँ तो गए नहीं कहने के लिए कि आओ तुम हमको मारो, ऐसा तो नहीं था। वो चल के हमारे घर आए थे और जब चल के आए और फिर हमारे साथ इस तरह से बिहेव किया, तो जब बाद में इनके साथ ऐसा बिहेव किया गया तो फिर क्या, वो तो करना ही था, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो इसमें समझ लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो जाते हैं और लाला लाजपत राय जी हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नरमी से मतलब काम नहीं लिया। ये सब लोग वेल क्वालिफाइड थे, लेकिन समझ चुके थे कि हमको वैसा ही करना है जैसा ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में एक कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी जी थे तो वो अहिंसा का मार्ग अपनाए हुए थे। कहते थे कि झगड़ा ना करो और हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत से मामला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये इनके जो विचार थे उससे सहमत नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि ये इस तरह से नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये लोग आए, पहले तो आए तो कितना इन लोगों ने मस्का लगाया। जब कोई कार्य करना होता था ना तो क्या करते थे, उपहार लेके आते थे कि हमारा ये काम कर दो, हम यहाँ पे ये चीज़ कर लें। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं तो आप इसको मान लो। और फिर जब यहाँ पे लालच आ गया उन लोगों को, क्योंकि यहाँ का देखा कि इतना सब कुछ है, तो क्या किया, अब उसमें जो अच्छाई थी उसमें बुराइयां वो लोग निकालने लगे। यहाँ के उनको जो संस्कार थे, जो रीति रिवाज थे, उनको वो गलत कहने लगे थे। क्यों कहने लगे थे, क्योंकि जब हम इस चीज़ से कहेंगे, मतलब बुराइयां निकालेंगे, एक दूसरे में बुराइयां निकालेंगे, तो क्या होगा, फूट पड़ जाएगी। जैसे धार्मिक इन लोगों ने किया ना कि ये फेस्टिवल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो फेस्टिवल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, खूब फूट डाली और फिर दंगे करवाए, यानी धार्मिक दंगे, जाति के नाम पे दंगे इन लोगों ने करवाए। जिससे क्या हुआ, वो लोग देख के खुश हो रहे थे कि देखो हमने दंगे करवा दिए और भारतवासियों को अलग कर दिया, है ना। तो इस तरह से जब वो लोग इतनी यानी राजनीति खेल रहे थे तो वो इतनी आसानी में तो जाने वाले नहीं थे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, वास्तव में देखिए महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। यानी कहने का मतलब ये है कि गांधी जी क्या कर रहे थे, अहिंसा से ये कह रहे थे कि नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसे ही हम लोग देश को आज़ाद करा लेंगे। और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो क्या, वो जोशीले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह से नहीं, हम अपना एक दल बनाएंगे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यहाँ अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए दोनों की मंजिल एक थी। मंजिल क्या थी, देश को आज़ाद कराना, ठीक है, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। अब कुछ नेता नरम दल के थे, कुछ नेता गरम दल के थे। अब देखिए सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर सबसे पहले संबोधित किया, तो आपका जो आंसर हो जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को
चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ ऐसा ना हो कि किसी चीज़ में डाउट रह जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को वर्मा पहुंचे। वहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया। क्या नारा दिया? इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जान लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 जन्म से एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्र सेनानी थे। देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई आप लोगों को कि ये नहीं था जो गरम दल के नेता थे तो वो कोई ऐसे वैसे परिवार से, सब वेल क्वालिफाइड, बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यहाँ पे आए थे। क्योंकि देखिए, इनका माइंड ये चल रहा था कि हम अपने ही देश में हैं और आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, है ना। तो जब उन लोगों को ये चीज़ें बहुत बुरी लगी थी, तब इन लोगों ने ये इस रास्ते को अपनाया था। फिर नहीं सोचा था कि हमारे साथ होगा क्या, क्योंकि जब कहते नहीं अखाड़े में उतरा जाता है तो उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, जान भी जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी भी दे दी, लेकिन हम लोगों को आज़ादी दिला के ही माने। यही तो बात हो जाती है ना यहाँ पे। देखिए, अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यानी कि देखिए, इन्होंने क्या नारा दिया कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का क्या नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यानी इन्होंने ठान ली थी, जिद कर ली थी कि जो हमारी चीज है वो हम लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को बाल यानी लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ पे लाला लाजपत राय जी के बारे में देख लेते हैं। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। सन 1928 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर सन 1928 को इनकी मृत यानी महान आत्मा ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। देखिए, इन अंग्रेजों ने क्या किया कि जब मतलब अपनी ही चीज को मांगने पर इनने क्या किया कि लाठी चार्ज कर दी और लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई। इतनी लाठियां बरसाई कि उनके वो घायल हो गए, उनके घाव बन गए और लास्ट में क्या हुआ, जो इनका शरीर था टल गई, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों पर डिस्कस किया है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो नरम दल के नेता कुछ पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए कुछ आज की वीडियो में कंप्लीट किया, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जी हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रमुख उग्र क्रांतिकारी नेताओं के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हो जाते हैं और लाला लाजपत राय जी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसे आपके अति लघु उत्तरीय टाइप और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो सारे कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में आप लोगों का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। और उसके बाद जब ये पूरा सब्जेक्ट जैसे कि तैयार हो जाएगा, तब आप लोगों के पवन सीरीज, राजन सीरीज, इन सब की प्रैक्टिस कराएंगे। और उसके बाद जब तक एग्जाम का टाइम भी आ जाएगा आप लोगों का, तो 2015 से 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।